हेलो एडियंस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, जो कि स्टैंडर्ड 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो ये लॉ जो है ये एक बहुत ही सिंपल लॉ है। वो भी सिंपल है तब जब आज हमारे पास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बैक्ड बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत हुई थी, उस समय ये उतना आसान नहीं था। क्यों उतना आसान नहीं था? एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझ जाएंगे। आप एक वेइंग मशीन ले, इस वेइंग मशीन में कुछ लकड़ी के टुकड़े डाल दें और इसका वेट देके ध्यान से। अब क्या करें, आप इनमें आग लगा दें। तो आग लगते साथ ये आग जो जलते जाएगा, धीरे 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 आप ये देखेंगे ये रीडिंग घटते जाएगा घटते जाएगा। दैट मीन वेट कम होते जाएगा, वेट कम होते जाएगा, क्योंकि यहाँ से मास कम होगा। और जलते 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 एट लास्ट ये राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, और इसका वेट काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब कि मास कम हो जाएगा। तो हमें ऐसा लग सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन में मास चेंज होता है, मास कम हो सकता है कभी कभार मास बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा था कि लकड़ी, कुछ लकड़ी के टुकड़े थे, इसका एक वेट था, हमने इस पे आग लगा दिया, ये राख बन गया। केमिकल रिएक्शन के बाद ये राख बन गया, ऐश बन गया, और इसका वेट कम हो गया, मतलब हम समझ सकते हैं इसका मास कम हो गया। तो ऐसा हमें लग सकता है कि केमिकल रिएक्शन में मास चेंज होता है। पर अगर आप डीपली देखें, यहाँ पर आज का जो नॉलेज है उसे अगर आप यूज़ करें तो आप ये पाएंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उस रिएक्शन के दौरान बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पर जब लकड़ी में आग लगाया जाता है तो यहाँ आसपास के एटमॉस्फेयर में आसपास के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है, और यहाँ से कार्बन एटम लेके कार्बन डाइऑक्साइड बन के, ये कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है तो वो यहाँ से चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार एक ऑक्सीजन एटम आता है। लकड़ी में बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं, बहुत सारे लिविंग बीइंग्स में बहुत सारा कार्बन होता है। तो एक कार्बन एटम यहाँ से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और चला जाता है, और ये प्रोसेस चलते जाता है जब तक ये आग जलता है। बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आता है, यहाँ से एक एक कार्बन एटम को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और चला जाता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर कार्बन का एटम एक 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 करते हुए अगर चले जाए तो ऑब्वियसली मास तो कम होना ही है ना। तो इसीलिए यहाँ से मास कम होता है। जो हमें लगता है ना कि केमिकल रिएक्शन में मास चेंज होता है, तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि केमिकल रिएक्शन में यहाँ से एटम बाहर निकल जाता है, रिएक्शन होता है, दूसरा कुछ कंपाउंड बनता है और वो वहाँ से चला जाता है। कभी कभार हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल आए, इसके साथ रिएक्ट करे और यहीं पर रह जाए, तो फिर उस केस में मास बढ़ जाएगा फिर केमिकल रिएक्शन के बाद। तो अगर हम किसी तरह से ये जो ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का चले जाना, ये जो यहाँ इसे कार्बन को लेके ये जो चले जा रहा है, इस चले जाने को अगर हम किसी तरह से रोक सके, जैसे मान लें कि अगर हम इन लकड़ी के टुकड़ों को एक कांच के जार के अंदर भर दें और इसमें आग लगा के ढक्कन को बंद कर दें, तो फिर क्या होगा आप सोचें। तो फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो लकड़ी के साथ रिएक्ट करेगा, लकड़ी के कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो अंदर से ही आएगा, यहीं से आएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वो अंदर ही रह जाएगा, मतलब छोड़ के कोई जा नहीं सकता है। तो ऐसे केस में आप ये पाएंगे कि इस वेइंग मशीन का रीडिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम है कि जब लकड़ी के टुकड़ों को हम इस तरह से किसी जार में भर देते हैं और जार को बंद कर देते हैं, अगर हम आग लगाते हैं फिर बंद कर दें, तो ये लकड़ी जो है ये ज़्यादा देर जलेगा नहीं, क्योंकि इसे पूरी तरह से जलने के लिए, पूरी तरह से क्या, थोड़ा बहुत भी जलने के लिए जितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन इस जार के अंदर होगा नहीं। इसीलिए आप देखेंगे ऐसे केस में आप आग लगा दें और ढक्कन को बंद कर दें, ये तुरंत बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि जितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ अवेलेबल है ये तुरंत रिएक्शन हो जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाता है यहाँ रिएक्शन भी बंद हो जाता है।
और रिएक्शन बंद हो गया मतलब आग जलना भी बंद हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं, लेकिन इसी से मिलता जुलता हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो सोडियम कार्बोनेट जिसे कि वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, और दूसरा है कॉपर सल्फेट। अब आप क्या करें, एक कैनोनिकल फ्लास्क लें। इस कैनोनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट का थोड़ा सा सल्यूशन डाल दें। सल्यूशन मतलब ये सोडियम कार्बोनेट थोड़ा सा लेके आप पानी में इसे घोल दे तो फिर इसका सल्यूशन बन जाएगा। उस तरह के सल्यूशन को हम एक्वस सल्यूशन कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा सल्यूशन बना के इस फ्लास्क में आप डाल दें। अब क्या करें, आप ले एक इग्निशन ट्यूब। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का इसी तरह से सल्यूशन बना ले, अलग से सल्यूशन बना ले, पानी में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट घोल दे और उसका सल्यूशन बना के इस इग्निशन ट्यूब में डाल दे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक धागा बांधना है। धागा बांध के धीरे 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 इस इग्निशन ट्यूब को आपको कैनोनिकल फ्लास्क के अंदर डालना है, इस तरह से। अब डालने के बाद आप क्या करें, यहाँ इसे कॉर्क से बंद कर दे। इस फ्लास्क को कॉर्क से पूरी तरह से टाइटली बंद कर दे ताकि अंदर से कुछ बाहर न जा सके और बाहर से कुछ अंदर न आ सके। अब आप क्या करें, इस फ्लास्क को वेट कर ले, इसका जितना वजन है उसे नाप ले। अब नाप लिया आपने, अब आपको क्या करना है, इसे आपको टिल्ट करते हुए, इधर उधर हिलाते हुए, जैसा भी करके इन दोनों सॉल्यूशंस को एक साथ मिलाना है। तो टिल्ट करेंगे आप, फिर हिलाए डुलाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से सॉल्यूशन बाहर निकल के, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये बाहर निकल के सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ ये घुल मिल जाएगा। और जैसे ही ये घुलेगा मिलेगा, एक साथ घुलेगा, वैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब केमिकल रिएक्शन यहाँ पूरा हो जाएगा, फिर आप क्या करें, उसके बाद आप इसे नाप लें, इसका वेट जो है इसे मेज़र कर लें। तो आप ये पाएंगे कि रिएक्शन से पहले इसका जो वेट था, रिएक्शन के बाद भी इसका वेट उतना ही है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि ऑल्दो हमें ऐसा लगता है कि केमिकल रिएक्शन में मास चेंज हो जाता है, रिएक्शन से पहले जितना मास होता है रिएक्शन के बाद उतना मास नहीं रहता है। हमें ऐसा लगता है, जैसे लकड़ी जलने वाला केस हमने देखा था, हमें ऐसा लगता है कि मास चेंज होता है, लेकिन इन रियलिटी मास केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता है। इस तरह के आप तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हज़ार लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत 18th सेंचुरी में हुआ था। उस समय हमारे पास इतना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बैक्ड इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो उस समय लोगों को ऐसा लगता था कि केमिकल रिएक्शन में मास चेंज हो जाता है। लेकिन 18th सेंचुरी में खासकर एक फ्रेंच केमिस्ट ऑतवान लैवोइज़िए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेंच नाम बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ऑतवान लैवोइज़िए, तो इन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था और इन्हें पूरा क्रेडिट जाता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट का। और ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया था हमें, उस लॉ को ही कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने ये कहा था कि ये लॉ ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इन अ केमिकल रिएक्शन। श्रोतागण कृपया ध्यान दें, केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि मास को कभी भी कहीं भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है या फिर मास को कभी भी कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। मास को न तो क्रिएट नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता इन अ केमिकल रिएक्शन, बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन है, सो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में मास जो है ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। और ये रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास सेम नहीं होता है। और ये एक बहुत ही फेमस इक्वेशन E =
mc²। इस इक्वेशन से ये गाइडेड होता है। जितना मास कम होता है उसे अगर m से डिनोट करें तो वो जितना एनर्जी हमें देगा, वो इक्वेशन है ये वाला। जितना एनर्जी देगा दैट इज इक्वल टू जितना मास कम होगा इनटू c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c²। ये एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस एडू पॉइंट चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वैसे उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट लगे, कुछ ग्रेजुएशन लेवल का भी है, बीएससी लेवल की भी चीज़ें हैं। तो जो भी हो, जितना आप वहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं उतना ही अच्छा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ये वैलिड नहीं है ये स्टेटमेंट। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द सेंस मुझे कहना चाहिए मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए मास कम हो जाता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में, किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।